नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का भूगोल का पहला चैप्टर जो सौरमंडल में पृथ्वी था उसका अध्ययन कर चुके थे। डिटेल में उसकी जानकारी ले चुके थे। इस वीडियो में हम लोग दूसरा जो चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सीधा सीधा पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। बताया गया था कि हमारी पृथ्वी इधर से उभरी हुई है, ऊपर थोड़ा चपटी है, नीचे चपटी है। ये बता दिया गया था पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण ध्रुव। ये दोनों ध्रुव पर थोड़ी थोड़ी चपटी है, गोल नहीं है पूरा। और मध्य में क्या है? उभरा हुआ है। उभरा हुआ मतलब जानते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे। ये हो गया उभरा हुआ, ऊपर की ओर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा के सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। हर एक कक्षा में जो स्कूल होते हैं वहाँ पर एक ग्लोब रखा हुआ होता है, उसे देखने के लिए बोल रहा है कि आप सावधान पूर्वक से देखिए। ग्लोब एक कक्षा में रखा हुआ होता है। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप है। लघु रूप मतलब छोटा सा रूप है, जो कि उसका वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप मतलब बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला। तो ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप है और उसमें से एक उसका वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल जो कि उसके जैसा दिखता है। तो देखिए, ये हो गया ग्लोब। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। कोई कोई ग्लोब बहुत बड़ा होता है जिसमें डिटेल काफ़ी ज़्यादा होता है। कोई ग्लोब छोटा होता है जिसे पॉकेट ग्लोब भी बोला जाता है। वो आप सिर्फ उसमें देख सकते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, उसको देखने के लिए। उस पर कोई डिटेल नहीं होता कि कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर, कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। इसकी कोई जानकारी उस पॉकेट ग्लोब पर नहीं होती है। लेकिन बड़े से ग्लोब पर पूरी जानकारी होती है। जिससे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महादेश, महाद्वीप के बारे में दिखाया जा रहा है, इधर समुद्र के बारे में दिखाया जा रहा है। ये सब ग्लोब पर अंकित होता है। लेकिन जो पॉकेट ग्लोब होता है उस पर ऐसी कोई भी चीज़ अंकित नहीं होती है। और एक ग्लोब ऐसा होता है जिसमें हवा भरी जाती है। हवा भर दीजिए, जो भी डिटेल आपको देखना है आप उस ग्लोब पर देख लीजिए। उसके बाद हवा निकाल के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। ये फुटबॉल के जैसा होता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। उसे मतलब कि वो जमा हुआ नहीं रहता है कि वो कभी घूमेगा नहीं। ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है वो स्थिर नहीं होता। इसको हम घुमा सकते हैं। और ग्लोब स्थिर नहीं होता है। कराइए से उसी प्रकार से घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया। कुम्हार का पहिया मतलब वैसा पहिया होता है जिस पर कोई बर्तन, हांडी उंडी बनाया जाता है, दिया हुआ बनाया जाता है मिट्टी के। वो तो आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन लट्टू को घूमते हुए सभी ने देखा होगा। जिस तरह लट्टू घूमता है उसी तरह ग्लोब का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है वो घूमता है। ग्लोब पर देश के बारे में, महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में उनको सही आकार के रूप में दिखाया जाता है कि वो कितने आकार हैं, उनके बगल में कौन है, कहाँ पर फैला हुआ है, उसके नीचे क्या है। ये सब अंकित होता है एक ग्लोब पर। वो पूरी बढ़िया तरीके से डिटेल बाय डिटेल ठीक ठाक मात्रा में अंकित होता है, जिससे आप देखकर पृथ्वी का जो पृथ्वी का जो डिटेल है, पृथ्वी का जो परिचय है, वो आप आसानी से देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। ये जो हो गया वो महाद्वीप है, महादेश है। और ये सब जो है महाद्वीप, महादेश जहाँ पर भूमि उपलब्ध है, जहाँ पर लोग रहते हैं। और ये सब जो पानी वाला इलाका है वो महासागर हो गया, सागर हो गया, वाटर बॉडीज है, पानियों वाला चीज़ है। तो ग्लोब पर क्या क्या दिखाया जाता है? देश के बारे में, महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में, उनके सही आकार के साथ दिखाए जाते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जैसे पृथ्वी के समान कोई भी अगर गोला है, उसमें इस बिंदु के बारे में पूछेगा, या तो यहाँ कोई बिंदु मौजूद है या तो यहाँ कोई चीज़ मौजूद है, उसके बारे में अगर ऐसे ही अध्ययन करना हो, ऐसे ही उसके बारे में पता लगाना हो तो थोड़ा मुश्किल है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? तो हम लोग के यहाँ एक लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड चलता है। जिससे जो यहाँ पर जो स्थिति है पृथ्वी का, ये ग्लोब में, यहाँ पूछेगा कि यहाँ क्या है, यहाँ का लोकेशन क्या है, तो हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कोऑर्डिनेट करते हैं। उसी चीज़ को इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्या है अक्षांश और क्या है देशांतर। लेटीट्यूड अक्षांश क्या है और लॉन्गिट्यूड देशांतर क्या है, वही इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि पृथ्वी में आखिर इसका इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। लेटीट्यूड यही है, ये रेखा पृथ्वी पर ऐसे रहती है, सोई हुई इस तरीके से पृथ्वी गोल ऐसे। और एक रेखा जो ऐसे होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड।
आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये वास्तविक में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई मौजूद नहीं है। ये ग्लोब को स्थिर करने के लिए, ग्लोब एक जगह पर बढ़िया से रहे, टिके रहे, उसके लिए हवा में तो ग्लोब को आप घुमा नहीं सकते, इसीलिए एक स्ट्रक्चर पर इसको रखा गया है, खड़ा किया गया है। मेनली पृथ्वी का मेन स्ट्रक्चर इतना है, गोल वाला पार्ट। ये तो ग्लोब को खड़ा करने के लिए स्टैंड है, ये जो स्थिति है वो भी स्टैंड है। तो ग्लोब में ये जो है बीच वाला जो है उसे कहा जाता है अक्ष, उसे कहा जाता है अक्ष। ग्लोब पर हुए दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर या दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब के इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। यानी क्यों पश्चिम, पृथ्वी भी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, बाएं से दाएं की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें, ग्लोब और पृथ्वी में दो एक ही अंतर है, ये दोनों में। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, जो हम लोग के द्वारा कल्पना करके बनाया गया है। यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये हो गया अक्ष, ये यहाँ पर हो गया अक्ष। इस पर कुछ रेखाएं मौजूद है, जिससे अक्षांश, और इसी से जो है उसे देशांतर, इस तरह की। यहाँ पर से एक बात होता, पृथ्वी को किस गति कैसे घूमती है पृथ्वी? तो पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। ये आओ कुछ करें, एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले ले, स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई होती है उसके अंदर घुसा दें, और ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है वो जो अति होगा। जैसे कि एक जो स्वेटर जिससे बुनते हैं वो ले लिए, उसको चाकू अति में आलू या तो कुछ भी गेंद उंद में उसको घुसा दिए। अब ये उस तरीके से ऐसे करके ये बॉल है उसके अंदर घुसा हुआ है ये, तो ये हो गया अक्ष के जैसा, जैसे ग्लोब पर अक्ष मौजूद है इसी। अब इसको घुमाइए, बाएं से दाएं की ओर घुमाइए, जिससे पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? बाएं से दाएं, पश्चिम से पूर्व। इसे जो है पूरे को विषुवत वृत्त कहा जाता है, पूरे जो है। अब देखिए, जो बीच से जो मेन है रेखा, उसे कहा जाता है विषुवत वृत्त। इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? इसे नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये दो के नाम से इसे जाना जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आगे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर जो है ये जो दो भाग में पृथ्वी को बांटता है, ये बीच वाला, ये दो भाग में पृथ्वी को बांटता है, आधा ऊपर आधा नीचे, ये दो भाग में पृथ्वी को बांटता है। तो ऊपर वाला जो भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, बराबर बराबर भाग में बांटा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रूप से इसको हम लोग के द्वारा खींचा गया है, वैज्ञानिकों के द्वारा खींचा गया है। विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाती है, समानांतर रेखाएं कहा जाती है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। और ये सब जो आपको दिख रहा है, ये सब लाइन को कहा जाता है अक्षांश, ये सब लाइन को कहा जाता है। एक्चुअली में सारे गोल हैं, लेकिन अगर हमें इस तरीके से गोल पर कर इस तरीके से दिखाया जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी का हमें आधा भाग दिखाया जा रहा है, सिर्फ इस साइड वाला भाग, उस साइड वाला भाग नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए सीधा बनाया जाता है। रियल में जो अक्षांश है इस तरीके से गोल और हल्की सी टेढ़ी होती है, याद रखिएगा, हल्की सी अक्षांश गोल और टेढ़ी होती है। उसके बाद देखिए, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त के से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का, 1/4 यानी 90 अंश का। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। ये देखिए, ये जो यहाँ से जो विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर और इसके नीचे भाग देखिए, यहाँ पर जो इतना दिखा रहा है ये पृथ्वी का पीछे भी मौजूद होगा, मतलब पृथ्वी का ये मात्र 1/4 भाग है, पृथ्वी का ये 1/4 भाग यहाँ से हमको दिख रहा है ये। तो पृथ्वी में एक वृत्त के जैसा है, वृत्त में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का 1/4 कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। तो 90 90 में बांट देता है,
तो ये ऊपर जो 90 डिग्री जो दिखता है हमें, ये है उत्तरी अक्षांश। ये उत्तर अक्षांश में जो हमें दिखता है ये है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे में अक्षांश की तरफ जो हमें 90 डिग्री दिख रहा है ये है दक्षिणी गोलार्ध। आप जान लीजिए कि हम अगर पृथ्वी का अध्ययन करें या तो कोई मैप का अध्ययन करें तो दिशा किस प्रकार से होता है। ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। अगर आप नॉर्थ में मुंह करके खड़े हैं तो आपके दाएं तरफ जो दिशा आएगी वो होगी ईस्ट, और अपोजिट में इसका ईस्ट। याद रखिएगा दिशा के बारे में, कौन सा दिशा कैसी होती है। जब भी आप मैप देखिएगा या तो कोई भी चीज़ पढ़िएगा भूगोल में तो दिशा इसी प्रकार से होता है। दक्षिण ऊपर होता है, इस प्रकार से दिशाएं रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत के उत्तर का सभी देश समांतर रेखाओं का अक्षांश कहा जाता है, तब विषुवत के सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ऊपर वाला हो गया उत्तरी अक्षांश, ऊपर में जो मौजूद है ये ग्लोब का बीच में विषुवत रेखा, ऊपर में जो मौजूद है वो उत्तरी अक्षांश, नीचे जो मौजूद है वो दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, और यही ऊपर वाला एरिया जो हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला एरिया हो गया दक्षिणी गोलार्ध। बस इतना ही मेन बात है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोन दोनों ही एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोन विषुवत वृत्त के 20 पर दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर अक्षांश पर तथा 20 दक्षिण अक्षांश। चित्र 2.2 देखिए, ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है। इतना सारा लंबा बात हमें सिर्फ यही सिखाने के लिए हो रहा है कि ऊपर भी अक्षांश है, नीचे भी स्थान है, नीचे भी अक्षांश है, सिर्फ दिशाओं का फर्क है। ऊपर में उत्तर है इसलिए उत्तरी अक्षांश है, नीचे में दक्षिण है इसलिए दक्षिणी अक्षांश, और कोई भी बात हमें समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। उदाहरण के तौर पर 2 शहर का नाम लिया, एक चंद्रपुर लिया है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये ऊपर की तरफ 20 डिग्री पर अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश पर ये स्थित है। ऊपर की ओर ये 20 डिग्री पर स्थित है, और नीचे जो है वो दक्षिण की ओर 20 डिग्री पर स्थित है। कौन? होरिजोंटे, बेलो होरिजोंटे, दोनों जो है 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का ऊपर में यानी कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और लेकिन नीचे जो है वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। इसीलिए ऊपर वाले को 20 डिग्री ऊ से लिखा जाता है उत्तर, और नीचे वाले को दक्षिणी 20 डिग्री द से लिखा जाता है दक्षिण। समझ गए? उत्तर को ऊ भी लिखा जाता है, दक्षिण को द से भी लिखा जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन हो गया, चलिए यहीं पर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। चित्र में ही देखना बेहतर रहेगा, चित्र से तुरंत याद हो जाएगा। एक पूरा एक ग्लोब है, ठीक है, बीच से जो जा रहा है उससे विषुवत वृत्त यहाँ पर बोला जा रहा है। इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसके 23.5 डिग्री ऊपर, यहाँ देख रहे हैं 23.5 डिग्री ऊपर यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में मौजूद है कर्क रेखा, और उसके ऊपर 66.5 डिग्री उत्तर में मौजूद है उष्ण शीत का कटिबंध, उष्ण शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। और इसके ऊपर हो गया ये 90 डिग्री है जहाँ पर ध्रुव मौजूद है, उत्तरी ध्रुव। नीचे भी सेम टू सेम वही रेखा होगा, वो सिर्फ उत्तर जो ऊपर वो हो गया, ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, उत्तर में स्थित है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मौजूद है मकर रेखा। ऊपर में ये जो कर्क रेखा एवं ये जो उत्तर ध्रुव वृत्त है इसके बीच में काचू मौजूद है, इसके बीच में मौजूद है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, मौजूद है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे यहाँ पर मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इसके बीच में मौजूद है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध मतलब उसका एरिया हो गया, किस तरह का वहाँ पर मौसम रहता है इसके बारे में जानकारियाँ देता है। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध का अर्थ क्या होता है? उष्ण मतलब होता है गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी।
उष्णकटिबंध। तो जान लीजिए कि ये इतना दूर में इतना ज़्यादा खतरनाक गर्मी पड़ता है कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सूर्य की सीधी रोशनी इस पर पड़ती है, और सीधी रोशनी जिस पर पड़े वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ना लाजमी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ तक तो सारा लाइन समझ में आ गया। 2 3 4 लाइन महत्वपूर्ण है ज़्यादा। उसके बाद कटिबंध महत्वपूर्ण है। इतना दूर मौजूद है उष्ण कटिबंध, इतना दूर मौजूद है उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। इधर कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में मौजूद है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके ऊपर है शीत कटिबंध, नीचे है शीत कटिबंध। ऊपर है उत्तर तो उत्तरी शीत कटिबंध, नीचे है दक्षिण तो दक्षिणी शीत कटिबंध। रेखा का नाम तो याद ही हो गया, ये कर्क रेखा, इसके ऊपर उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये है मकर रेखा, इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। बस कै डिग्री पर है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। जो उत्तर ध्रुव वृत्त है ये 66 डिग्री ऊपर, और नीचे जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है ये 66 डिग्री दक्षिण में मौजूद है। हो गया, सेम टू सेम यही चल रहा है। पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई टॉर्च हम बार रहे हैं तो बीच वाला एरिया जहाँ पर पड़ रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगा। बाकी जगह जहाँ पर हल्का हल्का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम होगा। यही बात है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पाया जाता है, इसीलिए उस कटिबंध का नाम है उष्ण कटिबंध। देख लीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। समझ गए? अभी वही बात बता रहे थे कि सूर्य जो होता है इसके ठीक सामने होता है, ठीक सामने होने के कारण सूर्य का जो गर्मी होता है इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसीलिए इसका नाम है उष्ण कटिबंध। क्योंकि उष्ण का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म। आशा करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। दो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तर ध्रुव में वृत्त शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। देखिए, शीतोष्ण मतलब हो गया शीत प्लस उष्ण, तब बना जाके शीतोष्ण। शीत मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्मी। जब दोनों साथ में है शीतोष्ण में, तो अब समझ जाइए कि थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्मी होगा। तो जो शीतोष्ण वाला हिस्सा है, आप देख चुके होंगे शीतोष्ण वाला हिस्सा ग्लोब में कहाँ पर है, ये है शीतोष्ण वाला हिस्सा। इसमें शीत और उष्ण दोनों है, यानी कि ज़्यादा हल्का गर्मी भी होगा, हल्का ठंडा भी होगा। शीत मतलब ठंडा, और ऊपर में जो आपको शीत कटिबंध देख रहा पूरा ज़्यादा ठंडा। शीत मतलब होता है पूरा ज़्यादा ही ठंडा, इतना इलाका में पूरा बर्फ जमता है ठंडा, यहाँ भी पूरा बर्फ जमता है ठंडा। सबसे बढ़िया जीवन व्यतीत होता है शीतोष्ण में, एकदम गर्मी और ठंडी बराबर लेवल में। और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है उष्ण कटिबंध में, पूरा ज़्यादा गर्मी, सूर्य एकदम माथा पर से गुजरता है। अब देखिए, ये जो एरिया है ये सूर्य के हमेशा सामने पड़ेगा। गोल में कोई भी भाग, बीचे वाला भाग उभरा हुआ रहता है। अब बीचे वाला भाग पर प्रकाश सीधा पड़ेगा, और ऊपर जैसे जैसे जाते गोलाकार के कारण यहाँ पर प्रकाश थोड़ा थोड़ा कम पड़ने लगेगा, और थोड़ा थोड़ा कम प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ पर हल्का फुल्का क्या गिरेगा, ठंडा हल्का फुल्का रहेगा। यही कारण होता है कि ऊपर ठंडा हल्का पड़ता है। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत, यहाँ तो पढ़ा ही नहीं है शीत कटिबंध क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले पता चल गया कि यहाँ पर जो होता है उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। यहाँ जो होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त, यहाँ से ऊपर लेकर उत्तर ध्रुव तक क्या जमता है, पूरा बर्फ जमता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँचती है। सूर्य की किरणें से ही हीट जनरेट होता है। हीट जब सबसे कम जनरेट होगा, क्योंकि सूर्य की किरण नहीं पहुँचेगी, वही कारण होगा कि वहाँ पर कोई भी चीज़ वो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, हीट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता है। जैसे कि उस स्थान की स्थिति बताने के लिए कि
उस स्थान में कहाँ गर्मी पड़ रहा है, कहाँ ठंडा पड़ रहा है, इसके लिए हम अक्षांश का सहारा लिए ना। ये रेखा का सहारा लिए, ये रेखा का सहारा, ये सब अक्षांश ही तो है। इसके अलावा एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वही चीज़ है देशांतर। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऊपर जो देखिए एक उदाहरण से बताया है कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है वो ऊपर, और नीचे हिंद महासागर में स्थित है एक मॉरिशस द्वीप। ये दोनों जो है एक ही अक्षांश पर है 20 डिग्री दक्षिण पर। हाँ मानिए यहाँ पर एक ही स्थान पर है 20 डिग्री दक्षिण पर, ये वाला नहीं, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है दोनों। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, दोनों 20 डिग्री पर है। अब 20 डिग्री अक्षांश तो इतना दूर है, अब ऐसा तो ना है कि है नहीं कि 20 डिग्री अक्षांश यहीं तक है, 20 डिग्री अक्षांश तो पूरा यहाँ तक है। अब इतने तक में कहाँ पर है वो दोनों द्वीप? अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों द्वीप एक ही जगह पर स्थित होगा, एक ही अक्षांश पर हो सकता है, एक ही जगह पर नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों यहीं पर स्थित है, कोई यहाँ हो सकता है। तब उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए चाहिए हमें देशांतर, हमें चाहिए देशांतर। अक्षांश के ऊपर हर एक देशांतर ऐसे ऐसे लाइन बनाता है, उसका अलग अलग लोकेशन होता है। तो यहाँ पर का अलग लोकेशन बन गया, यहाँ पर का अलग लोकेशन बन गया। इसीलिए अब तो लोकेशन पता लगाया जा सकता है, 20 डिग्री देशांतर बोलेगा, अति 20 डिग्री अक्षांश बोलेगा, लेकिन देशांतर तो बदल गया। यहाँ पर मानिए देशांतर 20 डिग्री है, यहाँ पर देशांतर 90 डिग्री है, देशांतर तो बदल गया। तब देशांतर से तो पता लगाया जा सकता है ना कि कौन कहाँ पर स्थित है। तो ये पता चलता है। अक्षांश जो है किस दिशा में स्थित है, तो अक्षांश ये गोल है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, अक्षांश ऐसे ऐसे है, ऊपर उत्तर और दक्षिण में। देशांतर ऐसे ऐसे है, पूरब पश्चिम है। देशांतर कैसे कैसे है, पूरब पश्चिम। याद रखिएगा कौन कौन दिशा में क्या क्या है। जो ये जो देशांतर है ये मिनट में तथा मिनट के सेकेंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा दूरी बढ़ाने के लिए घटाए धरों पर शून्य हो जाती है। यहाँ सभी देशांतरीय यामी उत्तर आपस में मिलती है। शून्य जो है, शून्य देशांतर, उसको आप देख लीजिए कहाँ पर मौजूद है, शून्य देशांतर। यहाँ पर आकर सभी मिलता है, इसे करके सभी एक दूसरे से यहाँ पर आकर मिलता है। ऐसा नहीं कि ये देशांतर यहाँ से इसे पार करते जा रहा है, इसको बीचे से कोई मतलब नहीं, सब बीचे में आकर मिलता है, उसके बाद इधर आता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय यमदुरों की लंबाई समान होती है। अक्षांश की जितना अक्षांश है सभी का लंबाई समान होता है, लेकिन अक्षांश क्या बोल रहा है, अक्षांश रेखाओं में भिन्न, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय रेखाओं की, हाँ एक बात याद रखिए, जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई भिन्न भिन्न होती है। कारण उसका बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये गोल है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यानी यहाँ पर जो रेखा होगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी और यहाँ पर जो रेखा होगा उसकी लंबाई कम होगी। तो अक्षांश जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है ये घटते जाती है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है घटते जाती है। तो सबसे बड़ा अक्षांश भी ये विषुवत वृत्त ही है, जो कि 0 डिग्री पर है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा अक्षांश क्या है, तो विषुवत वृत्त है, या तो इसका नाम वहाँ पर रह सकता है भूमध्य रेखा, या तो इसका नाम वहाँ पर रह सकता है क्या, भूमध्य रेखा हो गया वहाँ पर, या तो इसका नाम भूल जाते हैं बार बार, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा दे सकता है, या तो विषुवत वृत्त दे सकता है। सबसे बड़ा अक्षांश वही है। लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं होता, देशांतर में सभी बराबर है। अब देखिए पृथ्वी का ये बज भाग जो गोलाकार है, ये तो ऐसा नहीं है कि इधर घटते जाएगा, ये तो सभी जो सारा सेम है। ये भी यहाँ से आके मिलेगा इसमें तो इधर आके जाएगा, यहाँ से आके मिलेगा इसमें तो इधर आके जाएगा। तो देशांतर सभी क्या होता है, समान होता है, देशांतर अलग अलग नहीं होता है। देशांतर में सभी की लंबाइयाँ समान होती है। अक्षांश में लंबाइयाँ अक्षांश की ऊपर की तरफ जाने पर घटती है, नीचे की तरफ जाने पर घटती है। क्यों घटती है, जिसका सीधा उदाहरण बता दिए। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, अब देखिए देशांतर सभी की लंबाई बराबर है, तब कैसे पता करें कि मुख्य देशांतर कौन है, मेन कौन है इसमें। उसमें अक्षांश में तो पता चल गया था कि जो सबसे बड़ा बीच में उसको मेन मान लो,
एक ग्लोब है, इसका बीच में जो सबसे बड़ा मेन मान लो, विषुवत मेन हो गया। लेकिन देशांतर में तो सभी की लंबाई बराबर है, उसमें मानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब जाकर सभी देशों ने एक साथ निश्चय किया कि जो ग्रीनविच है, ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर और पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो यानी कि ये जो हो गया, इस यमोत्तर का प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूरब तथा पश्चिम के लिए अक्षर पूरब के बाद पश्चिम के लिए लगाया जाता है। ये है प्रमुख याम्योत्तर। देशांतर का एक और नाम है याम्योत्तर, याद रखिएगा। देशांतर का एक और नाम है याम्योत्तर। ये है प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच लाइन से बढ़ता है। ग्रीनविच लाइन का आप सुने होंगे। ये वेधशाला मौजूद है कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक वेधशाला मौजूद है। वेधशाला वैसे जगह को कहा जाता है जहाँ पर साइंटिफिक प्रयोग होता है, वैज्ञानिक से जुड़ी, अंतरिक्ष के जुड़ी प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। अब देखिए, ये हो गया प्रमुख। इसके बाद जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, ये भी दो भाग में बांट दिया। इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। इधर जो पूरब है 180 डिग्री तक जाएगा ये। इधर जो पूरब जाएगा पूरब, यहाँ से जो पश्चिम जाएगा इसको पश्चिमी में रखेंगे। पश्चिमी देशांतर, इतना डिग्री पूरब, इतना डिग्री पश्चिम। जैसे उसमें अक्षांश में हो रहा था इतना डिग्री उत्तर, इतना डिग्री दक्षिण, ऐसे इसमें होगा इतना डिग्री पूरब, इतना डिग्री पश्चिम। समान बात। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों से बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उदाहरण स्थान से जानकारी से पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ पर एक दूसरे को काटती है, सही स्थिति होगी। जैसे देखिए, अब हमारे पास जब अक्षांश और देशांतर दोनों मौजूद है, तब हम कोई भी जगह की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो जगह कहाँ मौजूद होगा, किस स्थिति पर होगा। वो जगह का एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ताकि लोकेशन सीधा सीधा बोले कि इतना अक्षांश इतना देशांतर पूर्व स्थित है। तुरंत ग्लोब निकालेंगे, देखेंगे कि वो देशांतर और उतना अक्षांश कहाँ एक दूसरे से मिल रहा है। मानिए कि यहाँ से इस अक्षांश से इस देशांतर पर यहाँ आकर मिला, तो वो जगह वहीं पर मौजूद होगा। और आजकल इसका पता लगाने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है गूगल मैप, या तो गूगल अर्थ एप्लीकेशन है गूगल का। उस पर आप लोकेशन डालिए, इतना डिग्री अक्षांश इतना डिग्री देशांतर, तुरंत दिखा देगा। हाँ, उसमें आप ये मत लिखना भूलिएगा कि उत्तर में है कि पूर्व में है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर कोई चीज़ है, ये देशांतर है, यहाँ पर कोई चीज़ है, ये देशांतर है, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव में है, तो ये लिखा जाएगा, मानिए ये 40 डिग्री उत्तर, और ये जो देशांतर आ रहा है ये 30 डिग्री पूरब वाला, मानिए यहाँ आकर कट रहा है, ये 30 डिग्री पूरब का देशांतर है। आप लिखेंगे 40 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री पूरब, तब जाकर इस स्थान पर कोई भी लोकेशन का कोऑर्डिनेट पता चलेगा। ये थोड़ा बड़ा जूम किया गया है। अगर इसे छोटा थोड़ा बनाया जाता तो यहाँ से अक्षांश यहीं से बगल 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 से देशांतर गुजरता, पता नहीं चलता कि यहाँ से एक लाइन गुजरा हुआ है। अब आप चाहें तो कोई प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके लिए एक अलग से वीडियो पूरा एकदम एक पूरे डिटेल में बनाएंगे कि तिथि कैसे दर्शाया जाता है, तिथि को कैसे नापा जाता है, तिथि को कैसे मापते हैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए, वो तिथि वाला एक अलग वीडियो में कवर हो जाएगा, स्पेशली तिथि और डेट का अक्षांश और देशांतर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसीलिए डालता है, तिथि पर डालता है और डेट पर ही डालता है कि कहाँ से। तिथि तो अब वैसे सबका अधिकतर सेम ही होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेट पर असर डालता है कि कौन कहाँ पर, जिससे बोलते हैं ना कि हम लोग अभी यहाँ पर 1 बज रहे हैं, दूसरे जगह पर 5 बज रहा है, उसका क्या रीज़न है, या अक्षांश और देशांतर का ही बात है। देखिए,
पता चलेगा। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण की एक अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। हम लोग पहले जब घड़ी नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, इसी तरीके से सूर्य की रोशनी से, सूर्य की परछाई से ही समय का ज्ञात किया करते थे। लेकिन जब से घड़ी आया तब से ये चीज़ आसान हो गई। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश का सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि ये जो देशांतर है, ये अगर बीच में होगा, इसके सामने अगर सूर्य होगा तो यहाँ पर स्थित सारी पर क्या होगी, दोपहर होगी। यहाँ पर चले आया सूर्य तो यहाँ पर सारी स्थिति पर दोपहर होगी। यहाँ पर सूर्य इस देशांतर पर घूम रहा है अभी, तो यहाँ पर सारे दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। चित्र 2.8। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच का दोपहर आगे 12 में, तो उसमें देखिए आते हैं देशांतर पर फिर से समय के बारे में जानना। अभी आपने जाना कि 1 डिग्री पर कितना मिनट, 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट, 15 डिग्री पर 1 घंटा का फर्क होता है। 15 डिग्री पर 1 घंटा का फर्क होता है। अगर माना जाए कि सूर्य की गणना इससे होती है, अगर इस ग्रीनिच टाइम के ऊपर सूर्य है फिलहाल में, तब इसके जो 1 डिग्री बाद होगी, अगर यहाँ पर अभी 12 बजा तो यहाँ पर 12 बजकर 4 मिनट, 15 डिग्री इधर मानिए 30 डिग्री जो यहाँ पर पूरब दिखा रहा है, यहाँ पर जो भी देश मौजूद होगा वहाँ पर 15-15-30 में यानी कि 2 घंटा समय आगे होगा। अभी यहाँ पर 12 बज रहा है तो वहाँ पर समय 2 बजेगा, ठीक है। और इसी समय से अगर इधर बात करें 180 डिग्री पर चले जाए तो 15 गुने 12 180 होता है, यानी 12 गुना आगे बढ़े तो यहाँ से 12 गुना बढ़ जाइए, तो यहाँ पर अभी 12 बज रहा है, वहाँ पर 12 बजेगा। यहाँ पर दोपहर का 12 है तो वहाँ पर मध्य रात्रि में 12 बजेगा। इधर 180 डिग्री में मध्य रात्रि होगा। यहाँ पर पहुँच जाइए, ये 15-30 डिग्री इधर है, पूरब में है। इधर बढ़ेंगे तो आगे, इधर बढ़ेंगे तो पीछे। 30 डिग्री जब पश्चिम में जाएंगे, इधर पूरब, इधर जब 30 डिग्री इधर पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा। समय घटेगा तो 30 डिग्री में 2 घंटा समय घट जाएगा। 15 डिग्री में 1 घंटा का फर्क, तो 30 डिग्री में 2 घंटा का फर्क। तो 30 डिग्री पर जो देशांतर पर जितना भी देश उस मौजूद होगा, जो भी चीज़ मौजूद है, जो भी स्थान वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर यहाँ से 2 घंटा पीछे का समय अगर ग्रीनविच पर टाइम हो रहा है, यहाँ पर फिलहाल 12 बज रहा है, तो 30 घंटा पूरब में पश्चिम में उस समय स्थान होगा। 12 से 2 घटा दीजिए, यानी कि सुबह के 10 बजे होंगे। 2 घंटा बाद वहाँ पर दोपहर होगा। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है समय, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है पृथ्वी, यानी कि इधर से उधर की ओर सुबह से लेकर शाम की गति चलती है। तो पीछे की तरफ जाएंगे तो घटेगा, और आगे की तरफ इस तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। इस तरफ जाएंगे तो बेसिकली बढ़ेगा, यदि सूर्य उस समय उगेगा और इधर की तरफ डूबेगा तो समय तो बढ़ेगा ही। इधर 12 से 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, पीछे जाएंगे तो घटेगा। अब आपको बेहतर तरीके से समय का ज्ञात हो गया होगा कि किस समय से समय का पता लगाया जाता है। चलिए, अतः अब देखिए, सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होगी, दोपहर में छोटी छोटी, सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होगी। नीचे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर थे 180 डिग्री। देखिए अब आगे बढ़िए।
यहाँ तक हो गया था, मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर सबसे यहाँ बेसिक बात तो चला कि हम अगर 15 डिग्री चलेंगे, 15 डिग्री अगर पूरब की ओर बढ़ेंगे तो 1 घंटा वहाँ आगे समय होगा, 15 डिग्री पश्चिम की ओर देशांतर बढ़ेंगे तो वहाँ पर 1 घंटा पीछे समय होगा। 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क होता है। यहाँ पर मेन बात पता चला ये। देशांतर किस चीज़ को दिखाता है? देशांतर दिखाता है समय को। देशांतर से समय का मापन होता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय में उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान है। जी हाँ, अगर कोई भी यहाँ पर ये देशांतर है, इस पर अगर सूर्य अभी पूरा एकदम पूरे इसके ऊपर ही है इस देशांतर के सामने, तो घड़ी में आपके कितने बजने चाहिए? 12 बजने चाहिए। यानी कि जहाँ पर आप खड़े हो, अगर आपके माथा पर सूर्य दिखाई दे रहा हो तो आप समझ जाइए कि अभी घड़ी में 12 बजना चाहिए, कि 12 बजे के आसपास का समय होना चाहिए। हम मानक समय क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं हम कोई देश का कि हम इतना समय लेकर चलते हैं? मानक समय हम लोग ग्रीनविच टाइम को मानते हैं, वहीं से अपने समय को मापते हैं। देखिए क्यों। अलग अलग यम उत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। आप जानते हैं कि अलग अलग देशांतर पर जाते हैं तो समय में अंतर होता है। अब कोई भी देश में एक मानक समय होता है, उसके अनुसार वहाँ के आगे का समय का पता लगाया जाता है। जैसे भारत में मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूरब जो देशांतर है वो भारत का मानक समय है। याद रखिएगा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय मान समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाले किसी यामी-उत्तर के स्थानीय समय का देश को मानक समय मान लेना चाहिए, और इस यामी-उत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। अगर यहाँ और यहाँ की बात करें तो समय में अंतर जरूर होगा। ये 68 डिग्री है, ये 97 डिग्री है, कितना का फर्क हो गया? और एक ही डिग्री में हम जानते हैं कि 4 मिनट का फर्क हो जाता है, तो फर्क तो बढ़ रहा है। इसीलिए हम किसी भी देश के मध्य का जो चीज़ है, वहाँ का मध्य में जैसे कोई भी चीज़ चलेगा तो उसके बाद यहाँ से आने में दोनों का अंतर ठीक ठाक रहेगा। यहाँ का अंतर ज़्यादा, यहाँ का अंतर थोड़ा कम, अंतर ठीक रहेगा। इसीलिए उस देश के बीच को मानक समय मान लेते हैं, उसके मध्य में। जैसे कि हम लोग क्या किए थे देशांतर में, देखिए तो देशांतर में जो बीच में था उसी को न मध्य समय माने थे, मानक समय माने थे। जो मेन था, जो मध्य में स्थित था, बीच में जो स्थित है उसके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे जाएगा, पीछे जाएंगे पीछे होगा। इसीलिए मानक को माना जाता है। भारत में मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व है, जो कि कहाँ से गुजरता है? कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे सुबह में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में इतना अंतर क्यों है? देखिए, इंग्लैंड में जो समय है वो ग्रीनिच टाइम है, जो कि भारत का जो अति है ग्रीनिच से पूरब स्थित है 82.5 डिग्री पूरब में। ग्रीनिच जो है वो 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर से जो भारत का समय मानक जो है, समय जहाँ से हम लोग मानते हैं कि उस समय से लेकर यहाँ तक इतना आगे होगा हमारा चीज़। इंग्लैंड में 7 बजा होगा तो हमारा यहाँ इतना बजा होगा, ये हम मानते हैं इसी से, ग्रीनिच टाइम से। तो उस समय अगर इंग्लैंड में जो मैच हो रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, तो इतना आगे क्यों है? इंग्लैंड में मैच 2 बजे शुरू हो रहा है, भारत में 5:30 7:30 में शुरू होगा। ऐसा क्यों? तो जान लीजिए, 0 डिग्री देशांतर में इंग्लैंड मौजूद है और हमारा भारत मौजूद है। हमारा भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूरब की ओर बढ़ेंगे तो 82.5 डिग्री में मानिए कि बढ़ता चला जाएगा। 82.5 डिग्री पूरब में मानिए कि कितना समय होगा, आप जोड़ लीजिए। 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, तो 82 गुना 4, 4 दूना 8 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 328 मिनट हो गया इधर।
और आधा डिग्री का 2 मिनट यानी कि 303 मिनट। तो 300 मिनट का हो गया 5 घंटा, और 30 मिनट आधा घंटा। अब समझ में आ गया कि भारत इंग्लैंड से भारत के बीच में कितना टाइम का अंतर होना चाहिए, 5.5 घंटा का अंतर होना चाहिए। यही कारण है कि 2 बजे सुबह इंग्लैंड में चलने वाला मैच भारत में 7:30 बजे शाम को स्टार्ट होगा। ये सूर्य की स्थिति के कारण, क्योंकि सूर्य ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सभी जगह एक ही समय में मौजूद होता है। वह पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर काटती है उसके कारण सूर्य यहाँ कभी होता है, कभी इस भाग में दिखाई पड़ता है, कभी इस भाग में, कभी इस भाग के सामने, कभी इस भाग के सामने आते रहता है सूर्य। ये मानिए सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। और इस पर आप कोई भी चीज़ खींचिएगा, कोई भी रेखा खींचिएगा तो इस पर ये यहाँ पर पृथ्वी मौजूद, ये सूर्य है, तो कभी भी वो इस स्थान पर होगा पृथ्वी के। मानिए ये पृथ्वी है, ये है मानिए पृथ्वी, मौजूद है सूर्य इस तरीके से। अब ये सूर्य जो है कभी कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर दिखेगा, कभी यहाँ पर दिखेगा, कभी यहाँ पर रहेगा, कभी यहाँ पर रहेगा। तो जहाँ की सबसे ज़्यादा सामने में होगा उस जगह पर क्या होगा, जहाँ पर सबसे सामने होगा उस जगह पर दोपहर, और उसके अनुसार समय का निर्धारण कर लीजिए, 1 डिग्री पर 4 मिनट के हिसाब से। सभी जगह सूर्य एक ही साथ नहीं चमकेगा, इसीलिए। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। रूस का क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, चौड़ा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, और इसी के कारण हमारा भारत का क्षेत्रफल ज़्यादा मात्रा में चौड़ा हुआ नहीं है। और इसी के कारण जो होता है, इसको पृथ्वी रूस को कितने भागों में बांटा गया है, 11 मानक समय को लिया गया है, क्योंकि एक मानक समय में करना मुश्किल होता है। अगर हम रूस के सबसे मध्य में मानक समय मान ले तो कम से कम यहाँ देते जेते फिर 12 घंटा से आगे हो जाता, अधिक हो जाता, तो दिक्कत हो जाता। तो मेन तरीके से ऐसे ऐसे करते करते 11 मानक समय को वहाँ पर मापा गया है सुविधानुसार। क्वेश्चन तरफ की आइए। पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार है, क्या कहते हैं, ज्वाइड बोला जाता है उसको। पृथ्वी का सही आकार है, ऊपर की तरफ चपटी है, बीच में उभरा हुआ है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। प्रतिरूप मतलब उसी के जैसा आकार का। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया उष्ण कटिबंध, ऊपर हो गया शीतोष्ण कटिबंध, और उसके ऊपर हो गया शीत कटिबंध। उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? ये अक्षांश पृथ्वी का उत्तर से दक्षिण की ओर की रेखाएं को अक्षांश, और ये जो रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर वो देशांतर है, ठीक है। उष्मा का सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वो सबसे बीच का भाग है, सबसे उभरा हुआ भाग है, और सूर्य की रोशनी हमेशा सूर्य जैसे घूमता है, ये पृथ्वी है इसका बीच का भाग है, तो सूर्य इसी तरीके से नहीं ऐसे करके घूमता है पृथ्वी के, तो मेन भाग तो यहीं पर रोशनी प्राप्त होगा। ऐसे तो सूर्य घूमता नहीं है, पृथ्वी तो ऐसे घूमता नहीं है ना, गोल गोल घूमता है इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो मेन तो वो इधर उधर तो हिलता डुलता नहीं है, अपने कक्ष पर घूमने के कारण सीधा हमेशा रोशनी यहाँ इस वाले इलाके में रोशनी पड़ते ही रहेगा। जितना रोशनी पड़ेगा उस अनुसार से तो यहाँ क्या होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी ही पड़ेगी। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि देशांतर, जिस तरीके से देशांतर आगे बढ़ती है समय में परिवर्तन होता है, क्योंकि सूर्य एक ही स्थान पर सभी जगह पर मौजूद नहीं हो सकता। उस तरीके से 1 डिग्री देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट के बीच अंतर होता है। लंदन में और भारत के समय में 82.5 डिग्री का अंतर है, इसीलिए 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसीलिए जब लंदन में 12 बजते हैं तब भारत में शाम को 5:30 बजता है। आगे का आप कर लीजिए। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? याम्योत्तर मतलब देशांतर, प्रमुख देशांतर 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध है ध्रुव के नज़दीक पाया जाता है, ऊपर में यहाँ पर शीत कटिबंध है, नीचे में यहाँ पर शीत कटिबंध है, ध्रुव के नज़दीक है। देशांतर की कुल संख्या कितना है? 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रीड
जिसका जाल है, ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश एवं देशांतर दोनों का। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश और देशांतर दोनों का। इस तरीके से जो पराता है ना ये लाइन, और इस तरीका जो आकार बनाता है जाल के जैसा, उसे ग्रिड बोला जाता है। ये किसका विस्तार है? देशांतर और अक्षांतर। खाली स्थान को भरे। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? मकर रेखा स्थित है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अच्छा, तो भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो भारत का मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री याम्योत्तर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनिच टाइम। क्या नाम से जाना जाता है? ग्रीनिच टाइम नाम से जाना जाता है, ग्रीनिच टाइम। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। कौन सी तरफ घटती है? ये देखिए पृथ्वी है, ये है मेन देशांतर, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, तो पश्चिम की तरफ घटती है, तो क्या लिखेंगे? पश्चिम की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव जो वृत्त है ये किस गोलार्ध में है? पृथ्वी है, ये है उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव वृत्त। किस गोलार्ध में उत्तर हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। आशा करते हैं कि आप सभी को बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी बात अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताइए, उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तीसरे चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।